क्या आप लोग जानते हैं ब्रिटिश इंडिया में सबसे पहला हमारा मिनिस्टर कौन बना था? उसका नाम अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। लास्ट में हम लोग चेक करेंगे कि आप लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है या नहीं दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक आखिरी बार के पॉलिटी यानी कि द फाइनल रिवीजन पॉलिटी के चैप्टर में स्वागत है। आप सब कर रहे हो अपना अपना फाइनल रिवीजन। प्रीलिम्स के लिए बचे हैं अब केवल 29 दिन, और इन 29 दिनों में हमको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना है। और जब रिवीजन पर फोकस करना है तो मैंने ठान लिया है कि आप लोगों की पॉलिटी एकदम क्विकली मैं रिवाइज करवाऊंगा, जिसमें ज्यादा आपका समय ना लूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जब रिवीजन शुरू किया था तो उसमें जो कंपनी रूल वाला पार्ट है, जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये हमने कवर किए थे। इसी में मैंने आपको कहा था कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट हमारा आया था, इसमें पहली बार में कुछ गड़बड़ियां थी। इन गड़बड़ियों को ठीक करने का काम जो है वो हमने यहां पर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में, 1784 में और 1786 में 2-3 बार हमने कुछ चेंजेस जो वो लाए थे। हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिश इंडिया में आए और उन्होंने अपने पूरे पैर पसारे और पूरे इंडिया को अपने कब्जे में किया। लेकिन ब्रिटिश क्राउन भी उतना ही अक्लमंद था। उसने क्या किया, उसने भी नीचे नीचे जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। ये सब अब तक हम लोग अपने लेक्चर में सीख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो ये वाला वीडियो जो है, इसके जस्ट पिछला वीडियो आप लोग जा करके देखिएगा, हमारे इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। वापस आप सबसे हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोग जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, एक तो लाइक करना जरूरी है और दूसरा कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर जाइए। पिछले वीडियो पर इतने कमेंट थे कि मैं तो बड़ा खुश हो गया और उसके वजह से फिर मुझे और एनर्जी मिलती है। लेट मी टेल यू, आज मैंने ऐसे स्लाइड्स बनाए हुए हैं कि आपका भी दिल देख करके एकदम खुश हो जाएगा। अंत तक बने रहिएगा, इसमें से डेफिनेटली आप लोग अगेन कम से कम 4 से 8 मार्क्स जो है वो आप लोग ले पाओगे। तो अगर इन मार्क्स को मिस नहीं करना है तो अंत तक आपको बने रहना है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आप सबको बता दूं कि अनअकैडमी से इस बार भी लर्नर्स जो है वो बहुत सारे बाहर निकल करके आए हैं। 320 से भी ज्यादा लर्नर्स जो है वो अनअकैडमी ने दिए हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी उनमें से ही बने। लेकिन अगर किसी को ये सब्सक्रिप्शन महंगा लगता है तो उसके लिए हमने क्या किया है, हम लोगों ने लगभग 90% तक आप लोगों को सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 90% तक का आपका सब्सक्रिप्शन हम लोग फ्री कर देंगे अगर आपने ये टेस्ट दिया और इस टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स जो है वो आ जाते हैं। तो अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप 19 तारीख को ही आ रहा है, बिल्कुल इसको मिस नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आरंभ नाम की बैच, जिसके अंदर में आपको ये सब चीजें, तो देखो जो आपको यूट्यूब पे सिखाया जा रहा है उससे कई गुना अच्छा हमारे प्लस के क्लासेस में सिखाया जाता है। मैं खुद ऐसी प्लस क्लासेस कंडक्ट करता हूं, तो आप लोग जो है वो आइएगा, अरविंदा कोड जो है इसको यूज कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जहां तक रुक गए थे उसी के आगे वाले पार्ट को देखते हैं। तो आप सबको याद होगा कि 1853 ये आपका लास्ट एक्ट था, बट 1853 के बाद में यहां पर जबरदस्त जो है वो रिवॉल्ट होता है। तो जो लॉर्ड डलहौसी थे उनके पॉलिसीज के अगेंस्ट में बहुत सारे उन्होंने ऐसे ऐसे पॉलिसीज लाए थे कि लोग बड़े नाखुश थे। तो बहुत सारे लोगों ने यहां पर पूरा एकदम यहां पर रिवॉल्ट ही कर दिया। अब जब इन्होंने रिवॉल्ट किया तो रिवॉल्ट करने के बाद में, वैसे भी आपको याद होगा 1853 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश क्राउन जो है, उन्होंने कहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि हम आपका चार्टर रिन्यू नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको मोटा मोटी पता तो था कि अब हमारी जाने की बारी तो वैसे ही आ चुकी है, बट इनको एक और अच्छा बहाना मिल गया 1757 का। फिर लगभग 1 साल इनको लग गया कि इन सब लोगों को पकड़ पकड़ करके आप शांत करो और पूरा कंट्रोल में लेकर के आओ। बट जब आप कंट्रोल में इनको लेकर के आए तो आप सबसे पहले एक 1858 का एक्ट लेकर के आते हो। अब क्वीन कहती है, तो उस समय में क्वीन जो है वो विक्टोरिया थी, तो क्वीन विक्टोरिया कहता है कि अब से हमारा डायरेक्ट जो है वो क्राउन रूल शुरू होने जा रहा है। ओके, क्वीन विक्टोरिया क्या कहती है, क्वीन विक्टोरिया कहती है अब हमारा क्राउन रूल शुरू होने जा रहा है और मैं पूरा का पूरा जो है वो संभालूंगी। अब हमारे बीच में कोई एजेंट नहीं है, अब से तुम मेरी जनता हो, तुम्हारा ध्यान रखना मेरा काम है और आपसे हम ही गुड गवर्नेंस भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। गुड गवर्नेंस अब हम लाएंगे, आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो इस तरीके से क्वीन जो है वो कहती है
और फिर ये क्राउन रूल के पीरियड में अगेन, अब इसमें क्या है ना कि आप लोग जैसे हम लोगों ने सीखा कि कंपनी रूल जब था तो उसमें आप 20-20 साल के गैप पर 5 एक्ट एटलीस्ट देख सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ी सी एक वो गड़बड़ जो है वो हमारे लिए हो जाती है, इसीलिए फिर थोड़ा सा इसको याद रखना मुश्किल हो जाता है कि सबसे पहले जो है वो आप लोग देखोगे कि इसमें एक 1858 का एक्ट आता है, फिर उसके बाद में इमीडिएटली 3 ही साल बाद में 1861 का एक्ट आता है, फिर लगभग आपके 31 साल तक कुछ नहीं आता है और 1892 में आपका एक्ट आता है, फिर इमीडिएटली उसके कुछ सालों बाद में 1909 में एक्ट आता है, फिर 1919 में एक्ट आता है, फिर 1935 में एक्ट आता है और फाइनली जाकर के 1947 में एक्ट आता है। तो इस वाले प्रोपोर्शन में अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 एक्ट आते हैं। इसमें कहीं पर कोई अमेंडिंग एक्ट वगैरह नहीं आता है, तो आपको ये सारे एक्ट का सीक्वेंस जो है याद रखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों को सिर्फ एक्ट ही नहीं, एक्ट्स के अंदर के फीचर भी याद हो जाएंगे, तो आप लोग इसकी चिंता मत करो, बस कमेंट ठोक दो, दैट्स इट। ठीक है, तो क्वीन जो है वो कहती है कि अब 1857 का रिवॉल्ट हो गया, कोई इसको सिपाही म्यूटिनी कहता है, कोई इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहता है, बट जो भी है अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधा एबॉलिश कर दिया गया। बोले बस तुम्हारा काम खत्म, अब ना तुम्हारा कोई कमर्शियल फंक्शन है, ना ही तुम्हारा कोई पॉलिटिकल फंक्शन है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का ध्यान देना है, वो है कि अब हम इनके ऊपर में कैसे रूल करेंगे। और फिर वहां से क्राउन रूल शुरू होता है और इन लोग इमीडिएटली सबसे पहले चेंज लेकर के आते हैं 1858 के एक्ट से। क्या चेंज लाते हैं? तो मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो 1858 के एक्ट में जो भी चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे मेजरली ब्रिटेन में ही होते हैं। इंडिया के अंदर में जो आते चेंजेस है वो तो काफी कम है, इंडिया के अंदर में सिर्फ एक ही चेंज होता है, और वो भी क्या होता है, इंडिया के अंदर में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना था, कमेंट बॉक्स में बताओ। हर एक चीज में आपको स्पून फीड नहीं करूंगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहली बार ये टर्म कब आया था? मैंने आपको कहा भी था कि यूपीएससी इसको 2023 में ही पूछ चुकी है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के अंडर में आया था। तो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हुआ करता था, जो पूरे इस इंडिया को कंट्रोल करेगा, इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का रीब्रांडिंग करके इसका नाम रख दिया आपने इंडिया में वाइसरॉय, दैट्स इट। आपने इंडिया के अंदर में एक ही चेंज किया, बाकी जो भी आपके चेंजेस थे वो आपने सारे के सारे ब्रिटेन में किए। तो क्वीन जो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो अब हम लोग कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाने जा रहे हैं कि अब जो है वो पहले हम लोग ब्रिटेन में एक हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था, हम लोग ये सब एबॉलिश कर रही है। जो डबल गवर्नमेंट का जो फॉर्म था पूरा खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कहा कि फिर ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इंडिया को कंट्रोल करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वगैरह कंट्रोल करते थे, उनका क्या, उनको कौन देखेगा। तो यहां पर जो एक्ट है वो कहता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ओके, इनका एक काउंसिल होगा, ऑब्वियसली मंत्रिमंडल जिसको हम लोग कहते हैं। इसी मंत्रिमंडल के अंदर से एक मंत्री जो है उसको हम कहेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, SOS। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो होगा, ही विल बी नाउ लुकिंग आफ्टर ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था। इसका मतलब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, इट वाज पार्ट ऑफ द कैबिनेट ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। आंसर इज यस। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर के आया है, उसने अपना मंत्रिमंडल फॉर्म किया, उसी मंत्रिमंडल में से एक मिनिस्टर जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहलाएगा। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगा इंडिया को गवर्न करने के लिए, जो कि अब वाइसरॉय को कंट्रोल करेगा। तो अब मैं थोड़ा सा अगर इसको क्लीन करूं तो क्लीन करने के बाद में आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या है, यहां पर एक जो मंत्री है इसका नाम रख दिया आपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसका नाम रख दिया आपने वाइसरॉय। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाइसरॉय को कंट्रोल करेगा और बाकी की सारी चीजों को कंट्रोल करेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेकिन बोला भाई इतना सब काम मैं अकेला कैसे करूं, मुझे कुछ मदद चाहिए, कुछ एक काउंसिल तो बना करके दो। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल, ब्रिटेन में ही एक काउंसिल बनाया गया, लगभग 15 मेंबर्स का एक काउंसिल बनाया, इसने इनको वो सलाह वगैरह दी। तो मोटा मोटी 1858 के एक्ट में बस इतना ही किया हुआ है। अगर अब यूपीएससी इस तरीके से सवाल करती है कि क्या ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल है। क्या ये प्राइम मिनिस्टर वहां की जनता को रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल है। तो अब ये जो है वो पूरा अब जनता ही देखेगी डायरेक्ट क्या रूल हो रहे हैं क्या नहीं हो रहा है, वो अब आपकी अब कोई कंपनी नहीं है बीच में। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो एज आई सेड कि एक मतलब वाइसरॉय जो है वो आया, और वाइसरॉय सबसे पहला ऐसा जो बना उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग।
ठीक है। फिर बाद में ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो कि मेंबर था कैबिनेट का, और इसको सारी अपने पावर जो है वो दे दी कि तुम देखो भी क्या कर रहा है। और वो बोला कि मुझे एक सजेस्ट करने के लिए एक काउंसिल दे दो, तो एक 15 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल दी है। एडवाइजरी काउंसिल का मतलब होता है कि तुम जो भी रिकमेंडेशंस दोगे दोज वोंट बी बाइंडिंग अपॉन मी, बट आई विल लुक इनटू योर एडवाइसेस। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। और बाकी अगर इंडिया में देखें तो कोई सब्सटैंशियल चेंजेस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का कुछ भी नहीं करता है, एक एक्ट हो गया हमारा। फिर अब इन लोग चाहते थे कि इंडिया से हमको कोऑपरेशन मिले, इन लोग चाहते थे इंडिया से हमको कोऑपरेशन मिले। बोले इंडिया से कोऑपरेशन लेने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ करें? तो बोले कि यस, वो बोले कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, इंडिया को और ज्यादा काउंसिल दो, उनको थोड़ा सा बनाओ, जरा मंत्रिमंडल का पार्ट बनाओ, ये करो वो करो, थोड़ा सा करो। तो इन्होंने फिर इसके लिए एक एक्ट अगला लाया जिसका नाम था इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। नेक्स्ट एक्ट जो आपका आता है वो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो एक मतलब इससे एक चीज समझ जाओ कि इंडियन मतलब अब इसमें इंडियन का रिप्रेजेंटेशन आना शुरू होगा। दूसरा मतलब कुछ और भी आपके काउंसिल्स जो अब क्रिएट किए जाएंगे। अब तक क्या थे, अब तक आपके पास में मेजरली मोटा मोटी इंडिया में दो ही काउंसिल्स हुआ करते थे कि एक जो है वो आपका इस तरफ में बॉम्बे प्रोविंस के लिए काउंसिल था, और दूसरा जो है वो आपका इधर में मद्रास प्रोविंस जो है उसके लिए काउंसिल था। बाकी इधर का काउंसिल तो वो पूरा उन्होंने बंगाल के लिए वगैरह, मतलब बंगाल के लिए था तो सही, लेकिन वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए इन लोग जो है वो रूल वगैरह करते थे, और इस तरीके से इनका काम चलता था। इन्होंने कहा अब और काउंसिल्स की जरूरत है, और इंडियन लोगों को अब तक हम लोगों ने कहीं पर भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो लेट अस गिव द इंडियन पीपल रिप्रेजेंटेशन आल्सो, एंड दैट इज व्हाट स्टार्टेड। ओके, तो अब ध्यान रखिएगा, एक मतलब आप लोगों को याद होगा वाइसरॉय जो है, ओके, उसका जो पहले एक काउंसिल हुआ करता था उसको दो पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया था। तो देखो दो पार्ट में मैं अभी जहां पर भी बात करूंगा दो लेवल पर बात करूंगा। एक मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए यूनियन लेवल पर बात करूंगा, और जब भी मैं यूनियन लेवल की बात कर रहा हूं इसका मतलब है कि यहां पर वाइसरॉय की बात कर रहा हूं। और दूसरा मैं प्रोविंसेस लेवल की बात करूंगा, और जब भी मैं प्रोविंसेस लेवल की बात कर रहा हूं इसका मतलब समझ जाइएगा कि मैं बॉम्बे प्रोविंस की बात कर रहा हूं या फिर मैं मद्रास प्रोविंस की बात कर रहा हूं। यहां का गवर्नर अलग होगा, ये प्रोविंसेस के अलग अलग के गवर्नर होंगे। अगेन इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग होगी, इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग होगी। इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये ऑलरेडी कब हो गया था आपको पता होगा, सेपरेशन ऑफ पावर का काम जो है वो शुरू हो गया था जब आपने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अलग किया था। कब? आंसर इज 1853, जो हमने लास्ट एक्ट जो देखा था 1853 पिछले वीडियो के, तो उसमें ये काम हो चुका था। तो ध्यान रखिएगा मैं कौन सी बात कर रहा हूं, मैं प्रोविंसेस की बात कर रहा हूं, मैं यूनियन की बात कर रहा हूं। तो यूनियन की जब भी बात करूं तो वाइसरॉय है, वाइसरॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ मेकिंग का काम करेगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको इंप्लीमेंट करेगी। और यहां पर प्रोविंसेस पे बात कर रहा हूं तो उसमें भी आप लोगों को इस तरीके का सिस्टम जो है वो दिखाई देगा। तो इन्होंने एक तो कहा कि अब जो है यहां पर थोड़े से हम लोगों को इंडियन लोगों को भी इस काउंसिल का हम लोगों को पार्ट बनाना चाहिए। तो पहले मैं यूनियन लेवल की बात कर रहा हूं, वाइसरॉय लेवल पे, क्योंकि यूनियन लेवल पर मतलब आप ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हो, लोग जो आएंगे वो ऑल ओवर इंडिया से आएंगे। तो वाइसरॉय जो है वो कहता है कि अब से मैं 3 लोगों को नॉमिनेट करूंगा, तो वो नॉमिनेट ही करेगा, वहां पे थोड़ी ना इलेक्शन होगा आपका। तो नॉमिनेट करूंगा, बोले कितने लोगों को, बोले 3 लोगों को अब से मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस करूंगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं। मैंने आते ही आप लोगों को सवाल पूछा था कि ब्रिटिश इंडिया में सबसे पहला यूनियन लेवल पर मंत्री कौन थे। अब जो है आप लोग बोलोगे नहीं, हाँ 1861 में ऐसा हो गया, 1861 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स आपने बनना शुरू किया है, और इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में 3 जो है वो लोग आते हैं जिनको यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है 1862 में। और वो कौन है? एक है राजा ऑफ बनारस, दूसरे है महाराजा ऑफ पटियाला, और तीसरे हैं सर दिनकर राव। ये 3 लोगों को अब आप जो है वो नॉमिनेट करते हो। और ये जो इंडियन थे ना, तो इनके लिए इन लोग इंडियन शब्द यूज नहीं करते थे, तो क्या शब्द यूज करते थे? इनके लिए इन लोग शब्द यूज करते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। क्या शब्द यूज करते थे? नॉन ऑफिशियल। इन लोगों के हिसाब से ऑफिशियल लोग कौन है? ऑफिशियल लोग जो है वो ब्रिटिश लोग हैं। तो जब जब आपका शब्द यूज हो कि इन्होंने ब्रिटिश लोगों को अपॉइंट किया, तो इसका मतलब उन लोग कहेंगे कि ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट किया। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट किया मतलब इंडियन मेंबर्स को अपॉइंट किया। ठीक है, एकदम सिंपल सा इसका फंडा है, कोई इसमें एकदम बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें इंडियन आ गए।
अच्छा, अब कभी कभी आप कहोगे कि ऑफिशियल मेजॉरिटी है, ऑफिशियल मेजॉरिटी है मतलब ब्रिटिश ज्यादा मेजॉरिटी में है, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी है मतलब इंडियन जो है वो मेजॉरिटी में आ गए हैं। ये सब कंसेप्ट आगे लगने वाले हैं, इसलिए मैं आप लोगों को अभी इसका बेस बना करके दे रहा हूं। तो इन्होंने नॉन ऑफिशियल के तौर पर अब वाइसरॉय जो है वो 2-3 लोगों को अपॉइंट करने लगा, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। पहले ऐसे 3 मेंबर्स बने जो वाइसरॉय के लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बने, जो वाइसरॉय के लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बने। इन्होंने कहा कि भाई नीचे भी तुम लोगों को अगर कुछ करना है, प्रोविंसेस लेवल पर गवर्नर, गवर्नर तुम्हें कुछ करना है तो तुम भी कर सकते हो। तो इन दोनों गवर्नर को भी बोल दिया कि भाई तुमको कुछ करना है तो देख लेना, तुम्हारे हिसाब से अगर कुछ लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट वगैरह करना है तो कर सकते हो। बट ये बोले प्रॉब्लम क्या है कि अब देखो 1861 के आते आते ऑलमोस्ट पूरा इंडिया इनके कब्जे में है। इंडिया क्या, उस समय अभी का जो पाकिस्तान और अखंड भारत की अगर हम बात करें तो बहुत सारा एरिया इनके कब्जे में था। इन लोग कहे कि भाई सिर्फ रिप्रेजेंटेशन यही 2 प्रोविंसेस को क्यों मिल रहा है, इवन खुद जो बंगाल के जो लोग हैं उन लोगों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वगैरह है, इन लोगों का क्या, इनको भी तो रिप्रेजेंटेशन दो। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने कहा कि ठीक है आपके लिए भी हम लोग जो वो काउंसिल्स बनाएंगे, और इन्होंने नए जो है वो काउंसिल्स बनवाए। किस किस के लिए, बंगाल के लिए। तो क्या हुआ कि बंगाल से वह है, पहले तो वाइसरॉय बंगाल में बैठा जरूर है लेकिन वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए रूल बना रहा है, बंगाल के लिए कोई नहीं काम करने को रेडी है। जैसे हमारे इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट बैठी तो दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली का ही ध्यान रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अलग से बनी हुई है। तो उस तरीके से बंगाल की गवर्नमेंट बनाई गई, बंगाल का काउंसिल बनाया गया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो है उसको बनाया गया, और एक पंजाब नाम का है। तो ऐसे इस तरीके से आपके अब 2 की जगह 5 काउंसिल्स हो गए। तो एक इंडियन का रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ, दूसरा काउंसिल्स आपके बनने शुरू हो गए। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव में भी चेंज करते हैं। एग्जीक्यूटिव में क्या चेंज करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव में इन लोगों ने कहा कि अभी क्या हो रहा है ना कि सारे काम, जितने भी काम है वो सारे काम वाइसरॉय फिलहाल अकेला देख रहा है। इन्होंने कहा ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि हम लोग जो है वो इसको रिस्पॉन्सिबल बना दे इस काम के लिए। जैसे आज पोर्टफोलियो सिस्टम हमारे देश में ऑलरेडी लागू है। व्हाट इज पोर्टफोलियो सिस्टम? पोर्टफोलियो का मतलब होता है, पोर्टफोलियो सिस्टम का सिंपल मतलब होता है कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी काम है उन सब पर फाइनल डिसीजन लेने का काम वो खुद करेंगे, और छोटा मोटा अगर आपको इन्फॉर्म करना पड़ा तो प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करेंगे। रोड कहां बनने कहां नहीं बनने, ये हमारे देश में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ रोडवेज हैं नितिन गडकरी साहब, वो देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर रोज जा करके नहीं देख रहे कि एक छोटा छोटा रोड यहां बन रहा है, वहां बन रहा है, वहां बन रहा है। तो इस सिस्टम को हम लोग पोर्टफोलियो में कहते हैं। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर है हेड में, लेकिन यहां पर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज क्रिएट की है, और इसका एक मिनिस्टर इंचार्ज होगा हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द डिसीजन। तो इस तरीके से अब यहाँ पर एक पोर्टफोलियो सिस्टम वैसे पहले ही लॉर्ड कैनिंग जो 1859 में लेकर के आ गए थे, इसको बस आपने रिकॉग्निशन दे दिया, आपने कहा कि हाँ ठीक है वी रिकॉग्नाइज दिस, और उन्होंने कहा कि वी विल मेक इंचार्ज 1 और मोर डिपार्टमेंट। तो एक पर्सन को हम लोग इंचार्ज बनाएंगे और तुम उसका डिसीजन इंडिपेंडेंटली लो, मेरे पास हर एक छोटी छोटी चीज लेकर के बताओ। और लास्ट चीज जो 1861 में होती है वो है अब वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई जब आपका काउंसिल एग्जिस्टेंस में नहीं हो। ऑर्डिनेंसेस के बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। तो ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई, ओके, ये जो 6 महीने तक वैलिड वगैरह रह सकती थी, तो ये पावर आपकी आती है। तो इसी के साथ में हमारा 1861 का एक्ट जो है वो भी हो जाता है पूरा। आई होप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया है। फिर आगे क्या होता है, आगे अब अगला एक्ट आपका आएगा 1891 में, बट उसी बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होती है। तो अब इंडियंस ने अपने आप को धीरे धीरे ऑर्गेनाइज, आपको मैं बता रहा हूं, मैं यहाँ पे हिस्ट्री एंड पॉलिटी दोनों सिखा रहा हूं, दोनों को मर्ज करके सिखा रहा हूं ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी बने। तो अब जो है वो अलग अलग लेवल पर आपके गवर्नमेंट्स बन तो रहे थे, अलग अलग लेवल पर आप लोग अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना तो रहे थे, लेकिन आपको चाहिए था कि एक पूरे ऑल इंडिया लेवल पर कोई ऑर्गेनाइजेशन बने। इन्होंने कहा ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, तो इन्होंने कहा कि ठीक है एक इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, इसमें भी इनिशिएटिव कौन लेते हैं, ब्रिटिशर ही, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ये इनिशिएटिव लेते हैं कि भाई आप सब आओ और एक ऑल इंडिया लेवल पर आप लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। अब मोटा मोटी सारा इंडिया तो हमारे कंट्रोल में है ही,
तब आ जाओ ना, एक आधी ऑर्गेनाइजेशन बना लो। तब जितने भी वहाँ के हमारे इंडिया के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे, लगभग 72 ऐसे लीडर्स थे, वो सब आते हैं। पहले ये मीटिंग पुणे में होने वाली थी, लेकिन फिर यहाँ पर प्लेग फैला हुआ था, तो हमारे पुणे में नहीं होकर के बाजू में बॉम्बे में हुई, और बॉम्बे में ये वाली मीटिंग होती है, और WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं, और बाद में इसकी मीटिंग जो है वो अलग अलग शहरों में अलग अलग साल में और अलग अलग प्रेसिडेंट के साथ में चलते रहती है, लेकिन एटलीस्ट इनिशिएशन हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। बट ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये आप लोग फोटो जो देख रहे हो, ये इनके फर्स्ट सेशन का फोटो है। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब आपकी बंद हो गई, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो भी आगे फेजेस में इवॉल्व होती है। इसमें आप लोग प्रोमिनेंटली 3 फेज देख सकते हो, एक मॉडरेट फेज, एक एक्सट्रीमिस्ट फेज, और तीसरा जो गांधीयन फेज था। मॉडरेट फेज मोटा मोटी 1885 से शुरू होकर के 1905 तक होता है, जब दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर्स जो है उनका दबदबा था। बाद में जो है जब लाल बाल पाल, दैट इज लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ऐसे जब लीडर्स आने लगते हैं तो वो थोड़ा सा कांग्रेस को एक्सट्रीमिस्ट बना देते हैं। देखो क्या था, ये जो मॉडरेट थे ना, ये ज्यादा थोड़े से पढ़े लिखे लोग थे, और इन लोगों को लगता था कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में रह करके हम लोगों ने जो है वो हमारे जो भी इच्छाएं हैं वो हमने जतानी चाहिए। हमने मास्टर्स का ज्यादा सपोर्ट लेना भी नहीं चाहिए। वैसे उनको मास्टर्स में ज्यादा सपोर्ट था नहीं, तो इसलिए वो ज्यादा लेते भी नहीं थे। तो उनके जो डिमांड्स है ना, वो भी काफी एकदम मॉडरेट हुआ करती थी। अब इनकी डिमांड तो देखिए ना, क्या डिमांड मांग रहे हैं दादा भाई नौरोजी, SN बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह, इनकी डिमांड्स देखो। इनकी डिमांड्स है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिफॉर्म किया जाए और उसको एक्सपांड किया जाए, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो साइज है वो काफी छोटी है, दोनों लेवल पर, यूनियन लेवल पर, प्रोविंसेस लेवल पर, दोनों जगह पे छोटी छोटी साइज है, थोड़ा बढ़ाओ, उनके पावर्स बढ़ाओ। फिर उनका कहना था कि अब ये जो आप लोग, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि पहले जो है इन्होंने जब ओपन कंपटीशन रख दिया, तो ओपन कंपटीशन ICS के लिए रखा, तो वो सारी एग्जाम जो है वो आपकी ब्रिटेन में हो रही थी। बोले भाई बार बार ब्रिटेन क्यों ले जाए हम लोग, 22 दिन का पहले तो आप टूर करके जाओ, फिर उधर बैठ करके पढ़ो, फिर उधर की ठंड है। वो बोले साइमल्टेनियसली इधर लो ना इंडिया में ही ICS की एग्जामिनेशन। फिर उन्होंने कहा कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये भी करो। फिर उन्होंने कहा कि मोर पावर टू द लोकल बॉडीज दो। फिर उन्होंने कहा कि लैंड रेवेन्यू थोड़ा कम करो, एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स करो। तो इस तरीके के छोटे छोटे डिमांड थे इनके, बहुत बड़े बड़े डिमांड नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि अभी तक इनको ज्यादा जनता का सपोर्ट नहीं था, तो इन लोग अपने एकदम मॉडरेट डिमांड रखते थे। लेकिन वही जब आप एक्सट्रीमिस्ट लोगों की बात करो, तो एक्सट्रीमिस्ट को जनता का सपोर्ट, ऐसे बाल गंगाधर तिलक आवाज दे तो जनता का पूरा सैलाब खड़ा हो जाए। अरविंदो घोष जब बोलने लगते थे तो पूरी आवाम जो है उनको सुनने के लिए जाती थी। अब जब जनता आपको सपोर्ट करने लगती है तो सडनली आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फिर आप लोग डिमांड भी कुछ ऐसे ही करते हो। आप लोग डिमांड कैसे करते हो? तो आप लोग देखो, मैं आपको बताता हूं, जैसे एक्सट्रीमिस्ट जो थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, इन लोग सीधा क्या बोलते हैं, इन लोग ये सब नहीं बोलते हैं कि सॉल्ट टैक्स कम कर दो, इन लोग ये नहीं बोल रहे कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की साइज बढ़ा दो। ये बोलते हैं ब्रिटिशर्स तुम लोग भारत छोड़ो, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये मैं लेकर के रहूंगा। वो बोलते हैं छोड़ो तुम लोग, अब हमको सीधा स्वराज चाहिए, हमको तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, हमको तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। दे इन्वॉल्व मासेस फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, ब्रॉडन द सोसाइटल बेस, और एकदम स्वदेशी मूवमेंट वगैरह ऐसी मूवमेंट चलाते थे। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को ये लोग नहीं पसंद आएंगे, इनके नाक में दम करेंगे, तो इन लोग बाद में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो यूज करने भी वाले हैं। ठीक है, तो ये एक्सट्रीमिस्ट है। और बाद में गांधीयन फेज जो है वो आपका 1919 से जो है वो आगे शुरू होता है, जो कि हम लोग आगे सीखेंगे। बट एनीवेज अभी जस्ट कांग्रेस बनी है 1885 में, छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन में, इनके अलग अलग जगह पर मीटिंग वीटिंग ये वो भी सब हो रहा है। तो दे डिसाइडेड कि एक काम करते हैं, अब हम लोग हमारी डिमांड्स लेकर के जाते हैं, मे बी डिमांड्स पूरी हो जाए, और ऐसी कुछ डिमांड्स इनकी पूरी भी की गई। अगला एक्ट इन लोग लेकर के आते हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। अब इसमें क्या होता है, अगेन जो भी होता है उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक मतलब यूनियन लेवल पर क्या हो रहा है उसको ध्यान में दो, दूसरा मतलब आप लोगों का प्रोविंस लेवल पर क्या हो रहा है उसको ध्यान दो। यूनियन लेवल पर वाइसरॉय जब यहां पर बैठा है, वो अपने जब रूल या उसकी काउंसिल वगैरह जब रूल बनाएगी तो ऑल ओवर इंडिया के लिए बनेगा। और जब प्रोविंसेस की हम लोग बात करें तो प्रोविंसेस में यहां पर ये आप लोगों का बॉम्बे प्रोविंस, ये आपका मद्रास प्रोविंस,
ये आप लोगों का वेस्ट बंगाल का नया प्रोविंस बनाया गया था, बंगाल प्रोविंस। फिर इन्होंने पंजाब का प्रोविंस बनाया था, और एक उस आज के थोड़े पाकिस्तान वाला जो एरिया आता है उसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अगेन इन लोगों ने बनाया था, NWFP। इस तरीके के आपके 5 काउंसिल्स बन चुके हैं। इन 5 काउंसिल्स में आपके अलग अलग गवर्नर है, यहाँ का गवर्नर गवर्नर गवर्नर, इनकी गवर्नर की अलग से एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव, ये सब आपका स्ट्रक्चर है इस तरीके से। ये समझना जरूरी है, अगर ये नहीं समझते हो तो आप लोग जो है वो कभी क्लैरिटी ही नहीं लेकर के आ पाओगे। 1892 एक्ट क्या था वो आप 10 बार पढ़ोगे तो भी उसमें से कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है। ये क्लैरिटी आपको आनी चाहिए कि कौन से लेवल की बात हो रही है, यूनियन लेवल की बात हो रही है, प्रोविंस लेवल की बात हो रही है। तो अब जो है मैं आपकी जो बात कर रहा हूं वो यूनियन लेवल की बात कर रहा हूं। तो ये इनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये इनका लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब जो है ये जो नीचे के जो लोग हैं इन लोगों ने कहना शुरू किया कि हमारे जो बॉम्बे से जो लोग हैं, हमारे जो मद्रास से जो लोग हैं या बंगाल से लोग हैं, इन लोगों को तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, क्योंकि जब यहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बना रही तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए लॉ बना रही है, हमारा तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब गवर्नर्स की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, इन गवर्नर्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल एक आधे मेंबर को यहां से नॉमिनेट करती है, और ये नॉमिनेशन जाता है वाइसरॉय के पास में, और वाइसरॉय फिर इनको यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह देगा। तब क्या किया गया, आप लोग देख रहे हो, जैसे आज राज्यसभा में लोग कैसे आते हैं, राज्यसभा में लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग इलेक्टेड हैं वो लोग ऊपर इनडायरेक्ट इलेक्शन से भेजते हैं, बस ऐसा ही कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो वैसे इलेक्शन हो तो रहा था लेकिन इलेक्शन शब्द यूज नहीं किया गया, वहां पे शब्द नॉमिनेशन यूज किया गया। तो बोले कि इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो हो कि हमारे जो कुछ मेंबर्स हैं वो यहाँ पर किसी को नॉमिनेट करे, और नॉमिनेशन वाइसरॉय जो है वो इधर में लेजिस्लेटिव काउंसिल में करे। अब आप लोग यहाँ पे एक और चेंज देख रहे हो कि यहाँ पे अब इंडियन लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ गया है। तो जो आप लोग देख रहे हो, बट अभी भी इंडियन लोग जो है माइनॉरिटी में है, मतलब मेजोरिटी किसकी है, ऑफिशियल मेजोरिटी, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी अभी तक नहीं है। तो इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपांड किया, उसकी साइज बढ़ाई। इन्होंने कहा कि ठीक है, पहले सिर्फ 3 इंडियन थे, अब हम और इंडियंस लेंगे, और लोगों को लेंगे। फिर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस भी बढ़ाए, इनको बोला कि हाँ ठीक है, आप लोग बजट पे डिस्कशन करो, कोई इशू नहीं है। थोड़े से आपके मतलब डिबेटिंग पावर वगैरह बढ़ाई गई यहाँ के लेजिस्लेटिव काउंसिल की, सेम नीचे के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की भी पावर बढ़ा दी गई। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका ये इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज कि इनके नॉमिनेशन पर, तो ये कुछ मेंबर को नॉमिनेट करें, ये कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करें, ये कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करें, और वाइसरॉय यहाँ पे नॉमिनेट करेगा। तो यही आपके 1892 में होता है। मोटा मोटी क्या होता है 1892 में, एक मतलब जो आपके मॉडरेट डिमांड कर रहे थे कि एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है उनको बढ़ाओ, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो बढ़ाओ, तो बढ़ाया गया वो। अब जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पावर भी बढ़ाए गए कि अब इन लोग बोले कि बजट हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव को, तो ये सब किया गया। और अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई सेड कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है उनका नॉमिनेशन किया जाए बाय वाइसरॉय इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। आई होप वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये क्या मैं बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है उन लोगों को यहां पर मंगवाया जाए, किसके रिकमेंडेशन पर, ये जो नीचे की जो लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसका नाम है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दिस इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और यूनियन का लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके अंदर में नॉमिनेशन शुरू होता है। तो ये आप लोगों का पहली बार जो है वो इस तरीके का इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन जो है वो आपका आना शुरू होता है। अब फिर इसमें जो है वो अगला जो आपका मुद्दा आता है वो क्या है, ठीक है, इसमें अगला जो आपका मुद्दा आता है वो क्या है, अगला मुद्दा ये है कि जैसे यहां पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे उन लोग कह रहे थे कि भाई हमारे कहने पर कुछ मेंबर्स जो है वो हमारे कहने पर जो है यहां पर अपॉइंट किए जाए, तो ऐसे ही यहां पर इनके ही अंदर में कुछ लोकल बॉडीज भी हुआ करती थी। लेट मी टेल यू, लोकल बॉडीज मतलब क्या, लोकल बॉडीज मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह पहले ही बन गए थे वहां पे। सबसे पुरानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1688 की मद्रास की है, मद्रास जो आज चेन्नई हम लोग कहते हैं ना, 1688 में फॉर्म हुई थी।
ये मतलब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसके बनने के कई समय पहले यहाँ पे बन गई थी। तो इन्होंने कहा कि ये लोकल बॉडीज और कुछ वहाँ के जो चेंबर ऑफ कॉमर्स वगैरह है उनके रिकमेंडेशन पर भी कुछ मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दी जाए और ये काम गवर्नर करेगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बाय गवर्नर इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चेंबर्स। तो ये आपका जो है वो 1892 का मोटा मोटी फीचर्स है। तो आई होप आपको इसका पूरा पिक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब फिर अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट सीधा बात है कि अब जो है वो आपको 1909 का एक्ट लेकर के आना है। लेकिन अब जो है वो एक्सट्रीमिस्ट काफी पावर में आ गए थे और इन्होंने सच में ब्रिटिशर्स के नाक में जो है वो दम करके रखा हुआ था और ब्रिटिशर्स जो बड़े परेशान थे इनसे कि यार इनको कैसे तो भी हम लोग जो वो डिफीट करें, बट इन लोग नहीं कर पा रहे थे। तो अब इन्होंने शुरू किया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल दो एंगल्स पर, ठीक है। डिवाइड एंड रूल जो है वो इन्होंने दो एंगल्स पर शुरू किया। पहला जो आपका एंगल था, इन्होंने कहा कि हम लोग डिवाइड एंड रूल जो है वो यूज करेंगे टू डिवाइड कांग्रेस। तो उन्होंने कांग्रेस को डिवाइड किया। कांग्रेस को कैसे डिवाइड किया? कांग्रेस में उन्होंने कहा कि हम लोग मॉडरेट्स की डिमांड पूरी की पूरी एक्सेप्ट करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आप लोग एक्सट्रीमिस्ट का सपोर्ट जो है वो मत करना, ठीक है। क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जब पार्टीशन ऑफ बंगाल वगैरह हुआ उस समय में एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने पूरे आवाम को एक साथ में खड़ा कर दिया, ठीक है, नाक में दम करके रख दिया। और जब नाक में दम करके रख दिया तो फिर ये एग्जीक्यूटिव जो है, सॉरी ये जो एक्सट्रीमिस्ट है, तो इनसे इन लोग डरते ही थे। तो इनसे डरते थे तो इनको जेल में डालना है। अब अगर इनको जेल में डालने जाए तो ये मॉडरेट्स अगर कुछ बोले तो फिर बुरा लगेगा। तो मॉडरेट्स को बोलते तुम चुप रहना, मैं 1909 के एक्ट में कुछ न कुछ बदलाव लेकर के आऊंगा, तुमको मैं खुश कर दूंगा, ठीक है। और ये जो है ये एक्सट्रीमिस्ट लोगों का तमाशा नहीं चलेगा। तो कांग्रेस को डिवाइड कर दिया। इनफैक्ट आप देखते हो कि कांग्रेस का उस समय में दो फाड़ भी हो गए थे। कांग्रेस जो है वो दो गुटों में उस समय में पूरी तरीके से बट भी गई थी। दूसरा क्या हुआ? दूसरा उन्होंने कहा कि डिवाइड एंड रूल में हम लोग डिवाइड करेंगे हिंदूज एंड मुस्लिम को, ठीक है, हिंदू एंड मुस्लिम को। ये एक बहुत ही नोन फैक्ट है कि इंडिया में कम्युनलिज्म पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स द्वारा इंट्रोड्यूस्ड है। हमारे यहां पर वॉर होते रहे हैं, कभी हिंदू राजा कभी मुस्लिम राजा लड़ते रहा है और कई सदियों से लड़ते रहा है, लेकिन कभी भी एक्सक्लूसिवली हिंदूज नहीं थे, एक्सक्लूसिव मुस्लिम्स नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जब हिंदवी स्वराज की स्थापना करने की बात करते हैं तो वो मुसलमानों को निकाल करके उनको मार करके बात नहीं करते हैं। उनकी इनफैक्ट तोप खाने का जो चीफ था वो खुद एक मुस्लिम थे। और ऑब्वियसली जब हम अकबर की बात करें और औरंगजेब की जब बात करें तो अगेन छत्रपति शिवाजी महाराज को परेशान करने के लिए औरंगजेब जैसा जो एकदम कट्टर मुस्लिम शासक जो था वो जो महाराजा ऑफ जयपुर आम्बेर के जो राजा थे उनको भेजते हैं, जो कि एक हिंदू राजा थे, महाराजा जय सिंह को। मतलब आप देख रहे हो कि कट्टरता इतनी नहीं भरी हुई थी, लेकिन अब जानबूझ करके इन्होंने देखा कि जो बंगाल पार्टीशन में हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमको देखने में मिली है ये वापस हमको कभी नहीं दिखनी चाहिए। और इसके लिए इन्होंने जानबूझ करके मुस्लिम लीग का स्थापना जो है वो 1907-1908 के पीरियड में करवाया। और मुस्लिम लीग ने इमीडिएटली अपनी कुछ डिमांड्स रखी और इन डिमांड्स को सोचो फुलफिल भी कर दिया गया। और हिंदू मुस्लिम में आपने डिवाइड जो है वो यहाँ पर पहली बार जो है वो ला दिया 1909। अभी आप देखिएगा हिंदू मुस्लिम में डिवाइड आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, क्या हुआ? तो देखो मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं जिसको हम लोग कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि आगे से आप लोग जो है कभी इसको भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। देखो नॉर्मल इलेक्शंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अभी आप लोग जैसे इंडिया में एक जब कोई भी एक जनरल इलेक्शन जब आप लोग देख रहे हो तो उसमें इलेक्शन में कैसे होता है कि बहुत सारे आपके एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे अलग अलग तबके के लोग रहते हैं। कुछ इसमें से हिंदू होंगे, कुछ आपके दलित होंगे, कुछ आपके मुस्लिम होंगे, कुछ आपके और कोई होंगे अदर जातीज के, सब सिख हैं, ये हैं, वो हैं, सब लोग हैं। जब इलेक्शन में कंटेस्ट करना होता है तो इसमें से कोई भी कम्युनिटी का कोई भी लीडर जो है वो आता है और उन लोग जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो वोट करने वाली है, इस तरीके से पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो वोट करने वाली है।
तो इसमें आप लोग देखो कि मान लो यहाँ पे 3 जो है वो इस कम्युनिटी के लोग खड़े हैं, यहाँ से 2 इस कम्युनिटी के लोग खड़े हैं, यहाँ से 3 इस कम्युनिटी के लोग खड़े हैं, यहाँ से 2 अगेन इस कम्युनिटी के लोग खड़े हैं, और इन सब में से कोई तो भी फाइनल जो है वो एक विजेता जो है वो बन करके जाएगा। और जब ऐसा होता है तो उस समय में आप लोग एक इंक्लूसिव समाज की बात करते हो। आज के हमारे जो वोटिंग में तो आप इसमें से कोई भी यहाँ पे जितने भी लोग कंटेस्टेंट है, तो ये कंटेस्ट जो करने वाले जो लोग हैं इनमें से कोई भी कभी डिवीजन की बातें नहीं करेगा। वो कहेगा भाई मैं तो 36 कौम को साथ में लेकर के चलने वाला आदमी हूं। मुझे मत कहो कि मैं सिर्फ मराठाओं का हूं, मुझे मत कहो कि मैं सिर्फ ओबीसीज का हूं, मुझे मत कहो कि मैं सिर्फ दलितों का हूं, मुझे मत कहो कि मैं सिर्फ मुसलमानों का हूं। मैं तो 36 कौम को साथ में लेकर के चलने वाला। ऐसा ऐसे आप लोगों को लीडर इसमें मिलेंगे यूजुअल जो इलेक्शंस होता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो होता है उसमें हम लोग रिजर्वेशन देते हैं कि हम जो है वो आपको रिजर्वेशन देंगे। लेकिन रिजर्वेशन किस में? रिजर्वेशन जो है वो आपके कैंडिडेचर में हम आपको रिजर्वेशन देंगे। लेकिन जब वोट करने की बात आती है तो वोट जो है वो पूरी 36 कौम जो आपकी है वो सारे लोग जो है वो वोट करेंगे। वोट की जब बारी आती है एवरीबॉडी विल वोट, यू विल रिजर्व इट कि नहीं ये वाली सीट पर सिर्फ जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के जो मतलब जो सो कॉल्ड दलित लोग हुआ करते, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हुआ करते थे, बस वही लोग जो है इसके इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। मतलब इलेक्शन में अगर आपको खड़ा होना है तो यू मस्ट बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट। तो अब आपके ऊपर में वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग करते समय में अगेन सारे लोग जब आपको वोट करेंगे तो अगेन नाउ यू विल नॉट जस्ट से कि मैं सिर्फ दलितों का उद्धार करूंगा। आप लोगों को ऑब्वियसली यहां पे सारे कम्युनिटी की बात करनी पड़ती है। तो इससे क्या है कि जो कुछ जो अनरिप्रेजेंटेड लोग हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, जो कि हमारे इंडिया में आज भी होते हुए आ रहा है। बट सैडली ब्रिटिशर्स ने एक सबसे गंदा और भयंकर तरीका निकाला जिससे इंडिया को बाद में डिवाइड कर दिया गया और 1947 में हम लोग जो है वो पूरी तरीके से पार्टीशन्ड हो गए। और वो क्या है? वो ये है कि कैंडिडेचर में तो आप रिजर्वेशन दे ही रहे हो कि कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जब बारी आती है इनके वोट करने की तो वोट भी सिर्फ एक कम्युनिटी ही करेगी। और इससे बुरा सिस्टम कोई नहीं हो सकता है। इसको कहा जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या हो रहा है? मतलब यहां पर कैंडिडेट जो खड़े होंगे वो भी मुस्लिम्स होंगे और इनको जो वोट देने वाले हैं वो भी मुस्लिम होंगे। मतलब इसमें 36 कौम की बात ही नहीं होगी। जो कैंडिडेट यहां पर जीत करके आने वाले वो भी कैसी बात करेंगे? अपने कम्युनिटी की ही बातें करेंगे। और इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट या फिर इसको एक और नाम दिया गया, दैट वाज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। एंड वेरी सैड फैक्ट, दिस इज वन ऑफ द वेरी बैड फीचर ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर्स इन 1909 दैट डिवाइडेड आवर कंट्री। ठीक है, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट आई होप या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहां पर ये एक बात हो गई। फिर और क्या किया इन लोगों ने 1909 में? तो अब अगेन 2 लेवल पे बात करनी है, यूनियन लेवल दैट इज सेंट्रल लेवल, और दूसरा जो है वो आप लोगों का प्रोविंशियल लेवल। तो प्रोविंशियल लेवल पर क्या हो रहा है उसके बारे में बात करो, यूनियन लेवल पे क्या हो रहा है। तो अब तक आप लोगों को याद होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है आपका, इसमें कुछ इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन आ भी गया था, लेकिन अब और इंडियन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया। तो पहले ये जो 16 हुआ करते थे इनको 60 कर दिया। मतलब टोटल जो इनकी पहले स्ट्रेंथ जो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो 16 हुआ करती थी, इसको अब इन्होंने 60 कर दिया। और 60 हुआ तो इसमें फिर कुछ इंडियन मेंबर्स और कुछ नॉन इंडियन दैट इज ब्रिटिशर्स जो है उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया। बट they kept in the Indian Central Legislative Assembly they kept the official majority। official majority का मतलब है कि भले ही इंडियन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया लेकिन मेजॉरिटी में तो वहां पर ब्रिटिशर्स ही थे। ठीक है, तो they kept the official majority। दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बार जो है वो एक इंडियन को मंत्री बनाया। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बनाना वाइस रॉय के मतलब क्या हुआ? मतलब आपको मंत्री बनाया गया। और इससे पहले मंत्री कौन थे तो आप लोगों को जान करके मजा आएगा। उनका नाम जो है उनका नाम भी सत्येंद्र ही है। तो फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट सत्येंद्र नाथ टैगोर और फर्स्ट इंडियन मंत्री कौन से वाइसरॉय के काउंसिल में? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको लॉ मिनिस्टर बनाए गए कि तुम जो है वो लॉ मिनिस्ट्री संभालना। तो इसमें पहली बार जो है वो लॉ मिनिस्टर के तौर पर जो है वो आ जाते हैं, इंडिया के मेंबर आ जाते हैं। तो ये तो आपके थोड़े बहुत यूनियन पे चेंज हुए। बाकी इन्होंने जो
प्रोविंसेस लेवल पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनकी भी साइज इन्होंने बढ़ा दी, ठीक है, इनकी भी साइज इन्होंने बढ़ा दी, सबकी साइज बढ़ा दी। और साइज बढ़ाने के बाद में इन्होंने यहां पर इंडियन की मेजॉरिटी अलाउ की, यानी कि ऑफिशियल मेजॉरिटी वाज परमिटेड, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी वाज परमिटेड हियर, कि अब इंडियन लोग जो है वो प्रोविंस लेवल पर क्या हुए, मेजॉरिटी में आ गए। देखो मैंने आपको पहले ही कहा पढ़ते समय में दो लेवल पर बात करनी होगी। हमने बात कर ली सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर क्या हो रहा है, सेंट्रल लेवल पर अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी है, मतलब इंडियंस मेजॉरिटी में नहीं है। प्रोविंसेस लेवल पर नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी अलाउ कर दी, इसका मतलब अब इंडियन जो है मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस में अब जो है वो मेजॉरिटी में आ गए। तो इसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म क्यों कहते हैं 1909 के एक्ट को, क्योंकि मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता है और मिंटो जो है यहाँ का वाइस रॉय था, तो इनके दोनों के नाम से इसको जाना जाता है। तो वाइस रॉय उस समय में ये है और मॉर्ले जो है वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसलिए मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। As I said, increase the size of legislative council, both central and provincial also. सेंटर की 16 से 60 कर दी, प्रोविंसेस की अलग अलग होगी, ऑब्वियसली अलग अलग साइज होती है ना, तो अलग अलग रहेगी। और इट रिटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इन्होंने नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी अलाउ कर दी। डेलिबरेटिव फंक्शन आपके बढ़ा दिए, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल ज्यादा सवाल कर सकता था, बजट पे रेजोल्यूशन लाना, ये करना वो करना शुरू कर दिया। ओके, अब जो है इन्होंने पहली बार जो है वो मंत्री बनाए, तो इंडिया को अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मंत्री में जगह दी और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। बट एज आई सेड कि इन्होंने सबसे बुरा काम क्या किया, दैट इज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अंडर दिस सिस्टम मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर, दैट्स इट, कि मुस्लिम ही कम्युनिटी आपको इलेक्ट करके देगी और मुस्लिम ही वहां पर इलेक्ट होकर के आएगा। और यही जो है मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में पार्टीशन वगैरह करवाने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल था। वेरी सैड फैक्ट। तो 1909 जो है वो बहुत ही एक बुरा एक्ट जो है वो इंडिया के लिए था, क्योंकि इसमें ये सेपरेट इलेक्टेड जैसी घिनौनी चीजें जो है वो की गई। अच्छा, अब मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, आगे एक 1935 का एक्ट आएगा, उसके जस्ट पहले 1932 के पीरियड में रैमसे मैकडोनल्ड जो है अनाउंस करते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट, जिसमें इन लोग कहते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने मुस्लिम लोगों को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया है, उसी तरीके से हम यहाँ पे दलितों को भी देंगे। गांधी जी तो बैठ गए थे, फास्ट पे ही बैठ गए थे। गांधी जी बोले भाई आमरण अनशन, बोले तुमने हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर दिया, अब मैं हिंदू में भी डिवीजन नहीं देख सकता हूं, ये मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता ये। तो गांधी जी ने फिर जब फास्ट किया था तब जाकर के फाइनली तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को फिर मनाया कि रिजर्वेशन जो है वो लाते हैं, तो रिजर्वेशन के लिए फिर बाबा साहब अम्बेडकर मान गए थे। तो ये सिस्टम जो है वो हम लोग देखेंगे कि आगे और बढ़ते ही जाएगा, ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है ये बढ़ते ही जाएगा। अभी तो अगला जो एक्ट आएगा 1919 का एक्ट आएगा, अभी सिर्फ आपने मुस्लिम्स को दिया है, आगे सिख को भी, एंग्लो इंडियंस को भी, बाकी सबको आप देते ही जाओगे, सबको देते जाओगे, ऐसा है। बीच में क्या हुआ, अब जो है वो बीच में गांधी जी का एडवेंट शुरू हो जाता है, गांधी जी आ जाते हैं। तो गांधी जी जो अब तक साउथ अफ्रीका में थे, अब उनका एंट्री हो जाता है, गांधी जी आते हैं, आते ही वो चंपारण का सत्याग्रह करते हैं, खेड़ा, अहमदाबाद ये सब आकर के 1917 में सत्याग्रह करते हैं, रॉलेट एक्ट का सत्याग्रह करते हैं। तो इन लोग रॉलेट एक्ट लेकर के आए थे, उस रॉलेट एक्ट के हिसाब से आप लोगों को विदाउट एनी रीजन हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं, कोई भी आपकी पूछताछ कर सकता है, और थोड़ा सा ड्रैकोनियन एक्ट हुआ करता था। इस एक्ट के अगेंस्ट में ऑब्वियसली गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया, और ये सब चल ही रहा था कि उतने में 1919 में इन लोग अपना एक नया एक्ट जो है वो लेकर के आते हैं। अब इस एक्ट को आप लोग बड़े कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है और एंड तक जो है वो लोगों को याद नहीं रहता है। तो इस एक्ट को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। मॉन्टेग्यू कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चेम्सफोर्ड कौन है, वाइस रॉय है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो इसको कहा जाता है, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें अब इन लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पावर का डिवीजन करने वाले हैं इन लोग। मतलब क्या, मतलब इन लोग बोल रहे हैं कि देखो कब तक जो है, अब देखो वो आपको याद होगा सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी कब, 1773 में, और वो जाकर के खत्म होती है 1833 में।
फिर इन लोग डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू करते हैं 1861 से, कि वापस से पावर धीरे धीरे वापस इनको दे दो भाई, जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं उनको दे दो। ये 1861 से शुरू होता है और जा करके कहीं तो 1935 वगैरह में पूरा काम होता है इनका। तब तक क्या था, पूरा सेंटर से जो है वो इवन नीचे के जो आपके प्रोविंसेस थे इनको भी पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा था। इन लोग कहे कि एक कुछ अब हम लोग थोड़ा सा जो है इसमें थोड़े चेंजेस लेकर के आते हैं। बोले क्या चेंजेस लेके आएंगे, तो अब इन्होंने कहा कि पहले जो है वो वाइसरॉय और इसकी जो काउंसिल हुआ करती थी दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हुआ करती थी ये पूरे इंडिया के लिए है। इन लोग एक्ट बनाते थे और खुद के लिए भी एक्ट बनाते थे, और सारे जितने भी विषय हैं उन सब पे इन लोग ही काम जो है वो किया करते थे। तो जैसे आपको पता होगा आज जो है वो इंडिया में एक 7th शेड्यूल है, उस 7th शेड्यूल के अंदर में आप लोग देखते हो कि 3 पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया है। यूनियन की पावर जो है वो यूनियन लिस्ट में, स्टेट की पावर स्टेट लिस्ट में, और दोनों जहां पर कॉमनली काम करेंगे वो कंकरेंट लिस्ट में हमने लिख करके रखा हुआ है। तो ऐसा सब्जेक्ट का हमने डिवीजन किया। देखो काम का डिवीजन ना करो ना ढंग से तो फिर वो काम ठीक से नहीं होता है। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, इसके लिए इन लोगों ने इस तरीके से जो है वो आपका डिवीजन जो है वो करके रखा। अब जब डिवीजन किया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ये सेंट्रल है और ये प्रोविंशियल लेवल है। तो अब तक जो हमारे सारे जो सब्जेक्ट हुआ करते थे, ठीक है, ये पूरे हम कंट्रोल करते थे, यानी कि वाइसरॉय कंट्रोल करता था। इन्होंने कहा कि अब से ये पिंक वाले जो काम है, ठीक है, पिंक लिस्ट वाले जो काम है ये अब से वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल करेगी, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल करेगी। और ये जो येलो येलो काम है, ये येलो येलो काम जो है ये अब से सारे के सारे जो प्रोविंसेस हैं वो करेंगे। तो इनको अपना अलग अलग जो काम जो है मिल गया कि येलो लिस्ट पे काम जो है तुम करोगे, ठीक है, कि तुम येलो वाले काम करो। तो पहले क्या हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर आप लोगों का डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है कि पहले जो सारी पावर यूनियन के पास में थी अब डिवाइड कर दिया, तुम्हारे ये सब्जेक्ट है, तुम्हारे ये सब्जेक्ट है। इस तरीके से इन्होंने ये सब्जेक्ट का डिवीजन कर दिया कि भाई तुम अब, क्योंकि ये प्रोविंसेस पर भी तो कंट्रोल थोड़ा कम करना होगा ना। अब क्या हो रहा था, यूनियन पूरी तरीके से, वाइसरॉय पूरी तरीके से इन गवर्नर्स को और इनके प्रोविंशियल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को कंट्रोल करता था। अब बोले थोड़े कंट्रोल कम करो, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देनी है हमको। अच्छा, इसके जस्ट पहले जो है थोड़े थोड़ा इन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने ऑलरेडी बताया है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है, कि जब आपका एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू योर लेजिस्लेचर, उसको हम लोग रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। तो अब धीरे धीरे हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है इट शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल टू देयर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो इस तरीके से इन लोगों ने पहले पावर का डिवीजन कर लिया। तो ये यहां तक का आई होप आप लोगों को कंसेप्ट जो है समझा होगा कि सब्जेक्ट वाइज इन लोगों ने कैसे जो है वो इन लोगों ने डिवीजन कर लिया। अच्छा, अब जब ये इन्होंने डिवीजन किया तो डिवीजन करने के बाद में भी प्रोविंस लेवल पर इन्होंने कुछ और चेंज किए। प्रोविंस लेवल पर इन्होंने क्या चेंज किए, प्रोविंस लेवल पर आप लोगों को याद होगा कि 1909 में ही इंडियन लोगों की मेजॉरिटी अलाउ कर दी गई थी इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इंडियन जो लोग इलेक्ट होकर के आ रहे थे उन लोग कह रहे थे कि हम में से ही किसी एक व्यक्ति को आप मंत्री बनाइए। अब एक जो गवर्नर है, इस गवर्नर का ये जो मंत्रिमंडल है, इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम करूं तो जूम करने के बाद में आपको दिखेगा कि ये मंत्रिमंडल एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, कि एक इसके अंदर में कुछ जो है वो ब्रिटिश लोग जो है वो मंत्री थे और कुछ जो है इसके अंदर में इंडियन लोग जो मंत्री बने थे। और ये इंडियन लोग जो मंत्री बने थे ये कौन लोग थे, ये लोग वो ऑलरेडी लोग थे जो लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट होकर के आए थे और जिनकी वहां पर थोड़ी मेजॉरिटी वगैरह आ रही थी। मतलब आज का हम लोग सीएम कह सकते हैं उसको, कि भाई यहाँ पर सीएम होगा और ये सीएम जो है ये रिस्पॉन्सिबल किसको है, ये रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो गवर्नर जो है वो है, बट उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो लिस्ट आपको मिली थी, ये जो येलो लिस्ट आपको मिली थी, इस लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। इस लिस्ट को कहा कि आपका एक होगा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और दूसरा जो होगा उसको हम कहेंगे रिजर्व्ड सब्जेक्ट। जो छोटे छोटे काम है ना, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब काम इन्होंने जानबूझ करके क्या किए, इन्होंने ट्रांसफर्ड लिस्ट से इन्होंने लेकर के यहाँ के सीएम को दे दिया कि सीएम तुम जो है इस पर मुझे सजेशन देना और तुम जैसा कहोगे वैसा जो है मैं करूंगा गवर्नर। तो गवर्नर इज नाउ रिस्पॉन्स, मतलब गवर्नर कैन नॉट एक्ट ऑन हिज ओन, गवर्नर विल हैव टू लिसन टू द चीफ मिनिस्टर एंड दिस चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल।
एंड दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल एंटायरली इज रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, मतलब जनता, मतलब धीरे धीरे अब आप लोग जो है वो इस तरीके से करो। तो इन्होंने, अब देखो वापस आपको समझा रहा हूं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले तो सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए। इन्होंने पहले तो क्या किया, सब्जेक्ट्स जो है वो आपके डिवाइड कर दिए कि सेंटर के अलग सब्जेक्ट्स होंगे और प्रोविंसेस के अलग सब्जेक्ट होंगे। प्रोविंसेस के सब्जेक्ट जो आए थे इसको भी आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे, एक रिजर्व सब्जेक्ट होंगे। रिजर्व सब्जेक्ट पर, ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट पर गवर्नर, ये जो ब्रिटिश मंत्री थे उनकी हेल्प से वो रूल करेगा और उसमें उसको चीफ मिनिस्टर की सुनने की जरूरत नहीं है। और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो हुआ करते थे उसमें यहां से जो इलेक्ट होकर के आए लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिसकी मेजॉरिटी, ऐसा जो चीफ मिनिस्टर एंड उसके जो मंत्री होंगे वो जो कहेंगे वो गवर्नर को सुनना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट की वजह से यहाँ पर दो टाइप की गवर्नमेंट पैदा होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रोविंशियल लेवल पर डायरार्की का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है बट मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। तो पहले आपने डिवीजन किया यूनियन और स्टेट के लिस्ट में या प्रोविंसेस के लिस्ट में, और बाद में प्रोविंसेस की लिस्ट को भी आपने ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट में डिवाइड किया। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में जो भी गवर्नर को सुनना है वो सीएम के कहने पर सुनना पड़ेगा। रिजर्व सब्जेक्ट में खुद की मनमर्जी कर सकते हो। इसी सिस्टम को हम लोग डायरार्की कहते हैं। तो पहली बार जो डायरार्की आपकी प्रोविंस लेवल पर आती है। और अब यूनियन लेवल पर क्या होता है, तो यूनियन लेवल पर जो है यहां पर ये कब से इनका चल रहा था कि दो हाउसेस बनाओ, दो हाउसेस बनाओ। तो जैसे आज हमारे यहां पर लोकसभा और राज्यसभा ऐसे दो हाउसेस हैं, ऐसे इन लोग कह रहे थे कि भाई हमारे लिए भी एक अपर हाउस बनाओ और एक लोअर हाउस रखो, तो थोड़ा सा इलेक्शन का सिस्टम वगैरह भी इंट्रोड्यूस करो। तो इलेक्शन भी पहली बार 1919 में आता है। इसके पहले जो भी चल रहा था वो नॉमिनेशन चल रहा था, सब कुछ नॉमिनेशन हो रहा था। अब इलेक्शन भी लेकर के आए, लिमिटेड एडिशन में इन लोग इलेक्शंस भी लेकर के आए। जो इलेक्शंस थे वो सारे के सारे डायरेक्ट थे। तो यूनियन लेवल पर बाइकैमरलिज्म, जब दो घर आपके आ जाए तो उसको हम कहते हैं बाइकैमरलिज्म। तो सेंट्रल लेवल पर आपका बाइकैमरलिज्म आया और प्रोविंशियल लेवल पर आपका डायरार्की आया। ठीक है, यही बात जो है वो आपकी आगे लिखी है। अगस्त 20, 1917 ये वो डेट है जिस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कहती कि हम लोग धीरे धीरे जो है हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट एक्ट लेके आ रहे हैं 1919 का। उन्होंने सबसे पहले डिमार्केट किए, क्या किए, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को, जो मैंने आपको पिंक एंड येलो लिस्ट बताई। ठीक है, बट स्टिल ऑब्वियसली उस समय में सेंट्रलाइज्ड ही सारा सिस्टम मेजरली था। और बाद में जो है इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी जो दिए उन प्रोविंशियल सब्जेक्ट को ट्रांसफर्ड में और रिजर्व में डिवाइड किया। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे they were to be administered by the governor with aid of minister responsible to legislative council, और जो रिजर्व थे तो उसमें विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल आप लोग कर सकते थे, और इसी सिस्टम को हम लोग डायरार्की कहते हैं। तो गाइज आई होप आपको डायरार्की अच्छे से समझ में आ गया। तो डायरार्की जो है वो आपके प्रोविंशियल लेवल पर आ जाती है। फिर जो है वो आगे इन्होंने बाइकैमरलिज्म लाया, डायरेक्ट इलेक्शंस लाए, वो कहां पर, वो थोड़ा सा यूनियन लेवल पर। ठीक है, और फिर इन्होंने वो अपर हाउस एंड लोअर हाउस, तो अपर हाउस को इन्होंने कहा काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस को इन्होंने कहा लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि अब तक जो है वो एक ही मंत्री आप लोग दे रहे हो सत्येंद्र प्रसाद जी को, मंत्री बढ़ाओ जरा हमारे। तो अब इन्होंने कहा कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, तो देखो अब तक लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम बात करते, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी बोले अब आपके 6 मेंबर है ना, तो 6 में से 3 मेंबर्स इंडियन को रखना बोले। तो ये वाला चेंज जो है वो आप लोग लेके आए। तो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब 6 में से 3 मेंबर इंडियन होंगे। और जो मैंने आपको कहा था कि सेपरेट इलेक्टेड जो इन लोगों ने ब्रिटिशर्स, इन लोगों ने मुस्लिम्स के लिए जो शुरू किया था, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस के लिए भी शुरू कर दिया। लिमिटेड फ्रेंचाइजी शुरू हुई, मतलब जिन लोगों के पास में सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स या एजुकेशन था बस वही लोग वोट कर सकते थे। आज आपके इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। मतलब क्या, आप लोग यूनिवर्सली रिगार्डलेस हो कि तुम्हारी क्या एज है, तुम्हारा कितना पढ़ा हुआ हो, कितने नहीं हो, आप लोग बिल्कुल जो है वो जाकर के वोट कर सकते हो। 18 के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पे लोग बोले कि भाई तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, टैक्स भरते हो या एजुकेशन है, तो ही हम तुमको जो है वो इलेक्शन में वोट करने देंगे। फिर पब्लिक सर्विस कमीशंस जो है वो इन्होंने बनाई, और इन्होंने जो है
वो पहली बार प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को अलग कर दिया और कहा कि आगे हम लोग एक स्टैट्यूटरी कमीशन लेके आएंगे जो और रिफॉर्म जो है वो आपको करके देगा। तो इस तरीके से आपका 1919 का एक्ट जो है वो भी हो जाता है खत्म। अब अगला एक्ट क्या है सर? तो अगला एक्ट समझने के पहले इन बिटवीन के कुछ इवेंट समझ के लो। गांधी जी ने जब ये सब चल रहा था तो उस समय में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया। गांधी जी ने कहा कि 1 साल के अंदर आजादी दिलवाऊंगा। क्या कहा? 1 साल के अंदर मैं आजादी दिलवाऊंगा। लेकिन ऑब्वियसली गांधी जी को भी पता था कि सिर्फ हम लोग मासेस को मोटिवेट कर रहे हैं, कोई रियलिटी में हम लोग आजादी थोड़ी दे सकते हैं। 1 साल के अंदर में कैसे आजादी दे देंगे? ही जस्ट वांटेड टू टेस्ट मासेस। इसीलिए गांधी जी को कहा जाता है कि ही वॉज अ मास स्ट्रेटेजिस्ट। उनको आप लोग संत कहते हो, बट ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट। लोगों की साइकोलॉजी समझते थे वो। फिर उनको लगा कि अब जो है वो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हमने शुरू की है इसकी वीकनेसेस दिख रहे हैं, तो वो चोरी चोरा का कांड हुआ और गांधी जी ने बंद कर दिया उसको। जाकर के किसी ने नहीं पूछा उनसे कि अरे भाई वो 1 साल का क्या, वो 1 साल में आपने 1 साल की गारंटी दी थी ना, 1 साल के अंदर में तुमको हम इंडिपेंडेंस दे लो। कोई नहीं, वो शुरू हुआ। फिर जो है वो बीच में ही कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग पार्टी बना करके इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते, इतने सब इलेक्शन हो रहे, हमको भी करना है। तो अब वापस से बीच में कांग्रेस जब बट गई थी 1906 में, तो अब वापस गांधी जी नहीं चाहते थे बट जाए। उन्होंने बोला ठीक है भाई, स्वराज पार्टी बनाओ, कांग्रेस के पार्टी के अंदर में ही बनाओ, लड़ो तुम लोग। और उतने में 1927 में साइमन कमीशन का यहाँ पे जिक्र होता है कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन, आपको याद होगा 1919 के एक्ट में देखो एकदम नीचे लिखा हुआ है, 1919 के एक्ट में कहा है एक स्टैट्यूटरी कमीशन आएगा। और ये स्टैट्यूटरी कमीशन ही कौन सा कमीशन है? वो स्टैट्यूटरी कमीशन ही बेसिकली हम लोगों का ये क्या कहते हैं साइमन कमीशन है। लेकिन अब ये जो साइमन कमीशन आपका आ रहा था इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। ये बोले कि तुम्हारे लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाने जा रहे हैं और साइमन को भेज रहे हैं। वो बोले एक तो इंडियन को लेते हैं एटलीस्ट। तो बोले नहीं, एक को भी नहीं लेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है। ये बोले औकात की बात मत करो। बोले तुम लोगों में इतना दम ही नहीं है कि तुम लोग सब आ करके मिल करके एक साथ में हमको ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना करके भी दो, नहीं होगा तुमसे। मोतीलाल नेहरू, कौन? जवाहरलाल नेहरू के फादर, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं लेता हूं। तो उन्होंने सारे ऑल पार्टीज को बुलाया, उन्होंने कहा कि आओ सब आओ और मिल करके हम लोग जो है एक संविधान की बात करते हैं कि हमको कैसा संविधान चाहिए। इन्होंने कहा कैसा संविधान चाहिए? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले इमीडिएट स्टेप हो कि हमको डोमिनियन स्टेटस मिले। नाउ व्हाट इज दिस डोमिनियन स्टेटस? तो इस चीज को अच्छे से समझ के लो, ठीक है। आप लोगों को याद होगा मैंने जब इंट्रोडक्टरी कुछ सेशंस लिए थे तो उसमें मैंने आपको कहा था कि 2 टाइप के जो है वो आपको इंडिपेंडेंस मिल सकते हैं। एक जैसा यूएसए को मिला जिसको हम लोग कहते हैं कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस में क्या था? इसमें यूएसए ने लड़ झगड़ करके इन्होंने ब्रिटिशर्स को उखाड़ करके फेंक दिया और फिर कहीं तो जाकर के 1781 में इनकी जीत हो गई। इन्होंने अपने आप को वैसे 1775 में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ये वॉर वगैरह 1781 में खत्म हुआ। और जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस हुआ तो उस समय में इन लोगों को कोई ब्रिटिश क्वीन से, ब्रिटिश के किसी व्यक्ति से कोई नाता नहीं था। यूएसए के जो लोग थे, अमेरिकन थे, वो ब्रिटिशर्स को इतना हेट करते थे कि इन लोग लेफ्ट में ड्राइविंग करते थे तो इन्होंने राइट से शुरू की कि हम लोग राइट में ड्राइव करेंगे। इन लोग बोले कि हमको टी पसंद है तो इन्होंने कहा हम लोग कॉफी पियेंगे। तो इतना इन लोग का एकदम अलग सिस्टम बन गया। और दूसरा जो सिस्टम था वो आप लोग कह सकते हो कनाडा का। तो कनाडा में जो है वो क्या हुआ? तो कनाडा में इन लोगों ने कोई लड़ झगड़ करके आजादी थोड़ी ली है, इनको तो ऑटोनॉमी मिली थी। इनको ऑटोनॉमी किसने दी? इनको ऑटोनॉमी ब्रिटिशर्स ने दी। ब्रिटिशर्स ने कैसे दी? बोले भाई कल को ये लड़ झगड़ करके हमसे और इंडिपेंडेंस वगैरह मांगेंगे तो लगभग 1850 के बाद में इनको भी इन लोगों ने जो है वो ऑटोनॉमी वगैरह दे दी। और इन्होंने कहा कि ठीक है तुम लोग आजाद हो बट लिमिटेड सेंस में, हमारी जो क्वीन है उसको तुम भी क्वीन कहोगे। तो तुम्हारा जो भी हेड ऑफ स्टेट होगा ना वो हमेशा हमारी क्वीन होगी। तुम्हारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो तुम्हारा डे टू डे गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो तुमको चाहिए वो तुम्हारा, तुम अंदर में जिसको लेना लो, लेकिन हमारी जो क्वीन है वो तुम्हारी भी क्वीन होगी। अगर ऐसा मानते हो तो चलेगा। तो बोले हाँ ठीक है चलेगा। इन लोगों को इसीलिए कनाडा को डोमिनियन कहते हैं। कनाडा को डोमिनियन कहते हैं किसका? तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है, डोमिनियन मांग रहे हो। किससे? ब्रिटिशर्स के आप लोग डोमिनियन हो। तो इन्होंने जब ये नेहरू रिपोर्ट जब आई, जब इन लोग सब मिलकर के ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो इन्होंने डोमिनियन स्टेटस मांगा। इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगा था। लेट मी टेल यू,
डिमांड कोई बहुत बड़ी नहीं है, डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं। और क्या कहा, बोले रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर के, रिस्पॉन्सिबल मतलब यहां की एग्जीक्यूटिव विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ऑटोनॉमी दे दी जाए हमको प्रोविंसेस में, ठीक है। और उन्होंने कहा कि क्लियर कट डिवीजन जो है वो पावर्स का करो, और ऐसी कुछ बातें इन्होंने कही। इन्होंने ये वाली नेहरू रिपोर्ट जो हो जाकर के ब्रिटिशर्स को 1928 वगैरह में सबमिट की। ब्रिटिशर्स बोले हमको मंजूर नहीं, और हमको ये जमता ही नहीं है कि तुम साला ब्लडी इंडियन इस तरीके से कोई रिपोर्ट भी बना सकता है। इन्होंने रिजेक्ट कर दी उधर ही। इनको आया गुस्सा, ये बोले तुम्हारी तो औकात ही नहीं है, ठीक है। लाहौर में एक डिक्लेरेशन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस मिली, 1929 की बात है। इन्होंने कहा कि अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तुम लोग तो लुखे लोग हो, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तब हमको जरा लाते देनी पड़ेगी। तो क्या लाते दे, इन्होंने बोल दिया कि हमको पूरी तरीके से अब चाहिए इंडिपेंडेंस। हम लोग पहले डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, चुपचाप कनाडा जैसे, तुम्हारी क्वीन को अपनी क्वीन मान करके पूजा करने वाले थे। बट अब तुम्हारी क्वीन हमारी कुछ नहीं लगती है, क्वीन गई तेल लाने के लिए, ठीक है। और हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और वो है पूर्ण स्वराज, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और हम लोगों ने, लेट मी टेल यू कि, ठीक है, बराबर 26 जनवरी 1950 से इंडिपेंडेंस डे हमने मनाना भी शुरू कर दिया था। तब से हम लोग जो है वो इंडिपेंडेंस जो है वो हम लोग मना रहे हैं, ठीक है। फिर आगे जो है वो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आती है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी होती है, उसमें अगेन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और मैंने आपको जो कम्युनल अवार्ड बताया था रैमसे मैकडोनाल्ड, ये क्या कहता है कि अब हम लोग जो है वो दलितों को और हिंदुओं को भी डिवाइड कर देंगे। तब जो है वो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। जब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनको पूना के येरवड़ा जेल में मिलने जाते हैं। और जब मिलते हैं तो उनके बीच में एक लगभग एक एग्रीमेंट होता है कि अगर आपको, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू लगभग 30 सीट अगर मिलने वाली थी, मैं तुमको 60 सीट देता हूं, बट रिजर्वेशन रखो, इससे हिंदू कम्युनिटी का डिवीजन नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर मान जाते हैं, इनके बीच में एक पूना पैक्ट होता है। और फिर जो है वो 1935 में इन लोग अपना लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट लेकर के आते हैं। लेट मी टेल यू, 321 सेक्शन, 10 शेड्यूल वगैरह, इट इटसेल्फ वाज अ लेंथी एंड वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। मैंने आपको कहा था, सिखाते समय में कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। एंड व्हाई इज इट सो, बिकॉज इसकी जो अंडरलाइन डॉक्यूमेंट है वही कितनी ज्यादा हैवी थी, ठीक है। तो हम 1935 को ढंग से सुनो, तो इसमें क्या किया वो समझने से पहले आपको ये वाला पार्ट जो है समझना पड़ेगा। देखो, ब्रिटिश इंडिया उस समय में अलग अलग प्रोविंसेस में बटा हुआ था, ठीक है। तो लगभग एक 1935 के आते आते 11 प्रोविंसेस हमारी बना दी गई थी, ओके। तो अगर उनकी लिस्ट में आपको बताऊं तो वो कुछ इस तरीके की थी: असम, बिहार, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बेरार, नॉर्थन वेस्टर्न प्रोविंस, उड़ीसा, पंजाब, सिंध वगैरह। इस तरीके से आपके अलग अलग जो है वो प्रोविंसेस हुआ करती थी। और ये जो प्रोविंसेस थी, इतनी सारी प्रोविंसेस थी। अब ये ब्रिटिश प्रोविंस जो 11 प्रोविंसेस है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि वाइसरॉय इनके ऊपर है और इनके ऊपर में गवर्नर 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 है। और अगर वाइसरॉय कोई रूल लगा रहा है तो इनके ऊपर में भी इंप्लीमेंट होगा। बट इसी में ब्रिटिश इंडिया के अंदर में आज भी यहाँ पर कुछ रजवाड़े जो हुआ करते थे। रजवाड़े मतलब क्या? यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। जैसे जोधपुर के जो राजा हैं, हैदराबाद का जो निजाम है, या जो जम्मू कश्मीर का राजा है, या फिर इस तरफ में मैसूर का जो राजा है, ये लोग राजा अलग ही थे। इनके यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, इनके यहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं था, इन लोगों के यहाँ पे कोई इलेक्शन विलेक्शन नहीं हो रहा था। तो इन लोग पूरे अलग ही थे। इन लोग ब्रिटिशर्स के अंडर में, वाइसरॉय के अंडर में तो आते थे, लेकिन वाइसरॉय के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन इनके ऊपर में नहीं होंगे। इंटरनल इनको पूरी ऑटोनॉमी है। इन्होंने कहा था कि बस तुम हमारे मास्टर हो, इतना हम लोग मानते हैं, लेकिन तुम हमारे रूल रेगुलेशन मत लाओ। यहाँ पे हम लोग नहीं चाहते कि ये लोकशाही आए, तो उनका अलग ही चलता था। तो उस समय के इंडिया को हम लोग दो पार्ट में कह सकते हैं कि एक जो है वो प्रिंसली स्टेट होंगे और दूसरा पार्ट जो है वो प्रोविंसेस में बटा होगा। प्रोविंसेस उस समय में 11 थी। एंड लेट मी टेल यू, प्रिंसली स्टेट तो भाई साहब 550 तो इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद में हमको मिली। इसका मतलब जब ये क्या कहते हैं, जब यूनाइटेड इंडिया होगा तो आराम से 650 तो होंगी, 650 प्लस रजवाड़े होंगे। तो 650 प्लस रजवाड़े और 11 प्रोविंसेस सिर्फ। तो इन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाए
इस ऑल इंडिया फेडरेशन में प्रिंसली स्टेट भी हो और प्रोविंसेस भी हो। इनफैक्ट हम लोग जो है इन यूनिट्स के लिए और इनके लिए हम लोग एक अलग से लिस्ट बनाएंगे। जैसे आज इंडिया में 7 शेड्यूल में है, ऐसा ही सेंटर में और यूनिट जो है वो अपने लिए लॉ बनाने के लिए इस तरीके से लिस्ट लाएंगे। तो फेडरल लिस्ट जो होगी, फेडरल लिस्ट से पूरे ऑल ओवर इंडिया लॉ लगेगा बोले, ठीक है, मतलब राजाओं पे भी लॉ लगेगा। और प्रोविंशियल लिस्ट में यूनिट जो है वो अपने हिसाब से लॉ लगाए। कंकरेंट लिस्ट में हम दोनों मिलकर के लॉ बनाएंगे। ये एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई 1935 के एक्ट में। बट ऑब्वियसली बात है कि प्रिंसली स्टेट कभी इस चीज को एग्री नहीं करेंगे, तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। प्रिंसली स्टेट्स ने सीधा मना कर दिया तो फेल्ड एक्सपेरिमेंट हो गया। एनीवेज, बाकी और भी इसके अंदर में कुछ प्रोविजंस थी। क्या प्रोविजंस थी? तो अब देखो, आप लोगों को याद होगा, अब यहाँ पर ये प्रोविंसेस जो वो 11 हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे भले ही रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको 5 दिखा रहा हूं, लेकिन 11 प्रोविंसेस हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वापस अपने को ये देखना है कि सेंटर लेवल पर क्या हो रहा है और प्रोविंस लेवल पर क्या हो रहा है। तो आपको पता होगा कि पिछले पार्ट में 1919 में ये जो काउंसिल थी ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, अपर हाउस में, लोअर हाउस में। ओके, और सब्जेक्ट का सेपरेशन किया था। और अब की बार तो इन्होंने और अच्छे से सब्जेक्ट का सेपरेशन कर दिया था। वो हम लोगों ने देखा कि अलग अलग लिस्ट जो इनकी बनाई हुई थी। आपको पता होगा यहां पर इन्होंने जो इनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हुआ करता था उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक जो है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट वाला और एक जो है वो रिजर्व सब्जेक्ट वाला। ट्रांसफर सब्जेक्ट पर यहां पर चीफ मिनिस्टर को तुम रिस्पॉन्सिबल थे, गवर्नर जो बोलेगा तुमको करना पड़ता था। अब इन्होंने यहां पर तो पहले तो लाया इन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब क्या कि अब जो है वो वाइसरॉय जो है वो ज्यादा स्टेट्स को या प्रोविंसेस को कंट्रोल नहीं करेगा। तो तुम प्रोविंसेस ऑटोनॉमी में काम करो, हम तुमको बार बार कंट्रोल करने नहीं आएंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज इन्होंने लाई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द प्रोविंस लेवल? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब अब ये ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट सब हटा दिए और सारे ही रिजर्व सब्जेक्ट कर दिए। मतलब सारे सब्जेक्ट पर चीफ मिनिस्टर आपको जो कहेगा वही गवर्नर को करना पड़ेगा। और ये चीफ मिनिस्टर विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका मतलब यहाँ की जो डायरार्की थी इसको खत्म कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? यहाँ की डायरार्की को खत्म कर दिया, पहली चीज। दूसरा इन्होंने क्या किया? दूसरा इन्होंने अगेन प्रोविंस लेवल पर एक इन्होंने सारे सब्जेक्ट ट्रांसफर कर दिए और दूसरा इन्होंने यहां पर तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ गई थी और डायरार्की खत्म कर दी। इन्होंने कहा कि अगर तुम में से ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है प्रोविंसेस की, इसमें अगर आप लोग 2 हाउस बनाना चाहते हो तो आप लोग बना सकते हो। तो यहां पर भी आपको अगर अपर हाउस और लोअर हाउस बनाना है, जैसे वहां बना हुआ है, वैसे अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। 11 में से 6 स्टेट्स कहते हैं कि हाँ हम लोग बनाना चाहते हैं। 6 प्रोविंसेस कहती है कि हाँ हम बनाना चाहते हैं और बनाते भी हैं। उनके नाम कुछ इस तरीके से है: असम, बिहार, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड यूनाइटेड प्रोविंस। ये सब जो है वो कहते हैं कि हम लोग जो है वो अपर हाउस भी हम लोग चाहते हैं, दैट इज स्टेट काउंसिल। ठीक है, तो ये इनका जो सारा का सारा सिस्टम जो है वो बैठता है। फिर उसके अलावा तो ये तो हो गया आपके प्रोविंस लेवल पर। सेंटर लेवल पर क्या किया? सेंटर लेवल पर भी यहाँ पे वाइसरॉय की जो लिस्ट हुआ करती थी, ये वाइसरॉय के लिस्ट में अगेन इन लोगों ने भी क्या करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक जो है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे, एक रिजर्व सब्जेक्ट होंगे। ट्रांसफर सब्जेक्ट पर जो है वो यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो तुमको जो कहेगा वो तुमको मानना पड़ेगा। वाइसरॉय बोलता मैं नहीं मान रहा, वाइसरॉय बोलता है मैं नहीं मान रहा। तो डायरार्की के प्रोविजंस दिए गए थे 1935 के एक्ट में एट द लेवल ऑफ सेंटर, बट इट वाज नेवर इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम द वाइसरॉय। ठीक है, तो ये जो है वो आपके कुछ कुछ चेंजेस जो है वो हम लोग देखते हैं। तो इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एबॉलिश डायरार्की। डायरार्की कहां पे? डायरार्की एट द प्रोविंसेस। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ गई है वहां पे। तो नाउ गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट with the advice of ministers responsible to provincial legislature। अब आपको एडवाइस पे सुनना पड़ेगा। दूसरा, डायरार्की एट द सेंटर लाया लेकिन इट वाज नेवर अडॉप्टेड। इन्होंने कहा कि आप डायरार्की लाओ लेकिन अडॉप्ट ही नहीं किया। बाइकैमरलिज्म लाया गया 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, उसमें से कुछ लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दलित के लिए, वुमन के लिए और वर्कर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया। मतलब 1932 में हम लोगों ने ये एग्रीमेंट किया
कि भाई हम लोगों का हो गया है, हमारा झगड़ा जो था वो खत्म हो गया है, तुम लोग अब मत करो कुछ, बट उसके बावजूद तुम लोगों ने इस तरीके से इसको कर दिया। वेरी सैड। जो काउंसिल ऑफ इंडिया जो बनी थी ना 15 मेंबर की, उसको एबॉलिश कर दिया, और अब फ्रेंचाइज बढ़ा दी, तो लगभग 10% लोग जो है वो हमारे इंडिया के उस समय में वोट करते थे। आरबीआई बनाया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, एक फेडरल कोर्ट बनाया। तो इस तरीके से आपके 1935 के एक्ट में सारे चेंजेस जो वो आते हैं। ठीक है, अब अगला मुद्दा जो है आता है, थोड़ा सा वीडियो यूजुअली हम लोग 1 घंटे का बनाते हैं, लेकिन ये वीडियो एक थोड़ा सा बड़ा होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि हमें अच्छे से खत्म करना है और एक बारी में इसको खत्म कर रहा है। ठीक है, तो अगला जो मुद्दा है फिर क्या होता है, तो इन बिटवीन में फिर इलेक्शंस होते हैं। तो ये सारी प्रोविंसेस देखो, मद्रास प्रोविंस यहाँ है, बॉम्बे प्रोविंस है, सेंट्रल प्रोविंस है, यूनाइटेड प्रोविंस है, बिहार की अलग प्रोविंस है, उड़ीसा की अलग प्रोविंस है, बंगाल है, आसाम है, इधर में पंजाब की प्रोविंस है, इधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, इधर में सिंध प्रोविंस है। इनमें सब में इलेक्शंस होते हैं। ओके, और इन इलेक्शंस में से कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो लगभग 7 में खुद के बलबूते पे मिनिस्ट्री बनाती है और 9 में थोड़ा कोलिशन के साथ में इन लोग बना लेते हैं। बस 2 ही जगह पे, एक आप सिंध देखोगे और एक पंजाब देखोगे, जहां पे दूसरी पार्टीज ने जो है वो गवर्नमेंट बनाई थी। मुस्लिम लीग ने तो कुछ भी नहीं बनाया था। बट बाद में फिर 1 सितंबर 1939 को जब कहा जाता है कि अब हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 में जा रहे हैं, और इंडिया को भी बोला कि तुम भी आ जाओ, इंडिया बोला कि तुम भी आ जाओ, पूछा होता तो हम आ जाते, लेकिन तुम तो बोल रहे हो हाँ तुम भी पार्ट हो इसका, तो हमको ये मंजूर नहीं। कांग्रेस ने फिर वेहमेंटली अपोज किया, रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद में मुस्लिम लीग बड़ी खुश हो गई। तो हम लोग जो है यहाँ पे इन सब प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनाने के बाद में भी हमने रिजाइन कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर अब हम लोगों के लिए भी आगे कश्मकश क्या है कि ब्रिटिश वर फाइटिंग अ जस्ट वॉर बिकॉज दे वर फाइटिंग अगेंस्ट हिटलर। तो हिटलर अगर आ जाता तो और बुरा है, और अब हम उनके एफर्ट्स भी खराब नहीं करना चाहते थे। बट प्रॉब्लम ये है कि ब्रिटिशर्स हमको भी कुछ एकदम सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो क्या करें। तो हम लोगों ने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया, गांधी जी ने, लेकिन फिर उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जब फर्क नहीं पड़ा तो फिर जो है वो क्रिप्स मिशन को भेजा। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स जो आप लोग देख रहे हो, स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा। स्टेफोर्ड क्रिप्स ने भी कुछ प्रोमिस किए कि हम डोमिनियन देंगे। इंडिया बोलता है अरे पागलो, डोमिनियन स्टेटस हमने कब मांगा था, 1928 वगैरह के पीरियड में जब नेहरू रिपोर्ट आई थी। तुम भूल गए क्या, हमने 1930 में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और अब तो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बिना मानेंगे नहीं, हम लोगों को डोमिनियन नहीं चाहिए। फिर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी और असेंबली बने और ये सब बने, लेकिन आईएनसी को एज वेल एज मुस्लिम लीग को, दोनों को ये रास नहीं आया। तो सीधी सी बात है, फिर ये खारिज हो गया। फिर इंडिया ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की, वन ऑफ द वेरी ब्लडी मूवमेंट। मतलब आप ऐसा पकड़ो कि यूजुअली इतनी वायलेंट मूवमेंट नहीं थी, यही वाली मूवमेंट जो काफी वायलेंट बनी। फिर फाइनली एक कैबिनेट मिशन आता है जिसमें 3 लोग आते हैं, पैथिक लॉरेंस है, एवी अलेक्जेंडर है और क्रिप्स वापस आते हैं। इनके कहने के बेसिस पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनाते हैं, जो कि हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी और उन्होंने क्या काम किया था। तो ये यहां पर होता है। उसके बीच में फिर यहाँ पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तब तक चेंज हो गया था, क्लीमेंट एटली आ गए थे। क्लीमेंट एटली ने आने के बाद में उन्होंने कहा कि हम तुमको जून 30 1948 में इंडिपेंडेंट कर देंगे, बोले तब तक हो जाएगा। बट पता नहीं फिर इन लोगों से कंट्रोल नहीं हुआ, तो इन्होंने बीच में ही जून 3 को 1947 को अनाउंस किया कि हम लोग जो है तुमको 15 अगस्त को छोड़ करके जा रहे हैं और ये हमारा पार्टीशन प्लान है करके। सच में एकदम अफरा तफरी फैल गई, और वन ऑफ द वर्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं कि पार्टीशन हिस्ट्री रही है, जिसमें हिंदूज मरे, मुसलमान मरे, बहुत सारे लोग मरे। ओके, तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान ऐसे बना दिया गया और इंडिया बना दिया गया, और इसके अंदर में 550 से भी ज्यादा रियासतें इंडिपेंडेंट उनको भी करके चले गए। इतना कबाड़ा करके गए थे, पूछो मत। ठीक है, ये पूरी कबाड़ा करते, साफ करते करते हमको कितने ही साल लग गए। तो इन्होंने एक एक्ट लाया जिसका नाम था एक्ट ऑफ 1947। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1909, 1919 और 1935 ये एक्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आता है 1947 का एक्ट, कहा कि अब हम पार्टीशन कर रहे हैं। तो इससे पहले एकदम हम लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे, ये तो अपने को पता ही है लॉजिकली। हम पार्टीशन कर रहे हैं और 2 डोमिनियन बना के जा रहे हैं, मतलब जाते जाते भी बोल गए हम डोमिनियन बना रहे हैं। तो एक्चुअली इंडिया वाज अ डोमिनियन टिल 1950। तो कुछ कुछ लोग ऐसे अफवाहें फैलाते ना कि इंडिया आज भी डोमिनियन है, आज भी डोमिनियन है। 1947 का एक्ट लेकर के पढ़ लो। बोला था इन्होंने कि इंडिया डोमिनियन रहेगा, लेकिन डोमिनियन टिल व्हाट,
जब तक हम अपना खुद का रिपब्लिकन गवर्नमेंट नहीं बनाते 1950 में, तब तक थे। बाद में तो हम लोग खुद इंडिपेंडेंट है, आज हम लोग किसी की डोमिनियन नहीं है। वाइस रॉय का ऑफिस एबॉलिश किया। ब्रिटिश किंग जो है अब वो अपने खुद के मर्जी से कुछ भी काम नहीं कर सकता है। ओके, हिज मैजेस्टी, हर मैजेस्टी, इन सब का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इंडिया को लेकर के, बोले तुम्हारा तुम देखो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 बना दी गई, उन लोगों को जो लॉ लेना है उन लोग लॉ बनाए, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है उन लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। लैप्स ऑफ पैरामाउंसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का मतलब है कि जो हमारे यहाँ पे रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थे, वो तो आपके अंडर नहीं आते थे ना पूरी तरीके से। उन्होंने कहा कि यू हैव 3 ऑप्शन, या तो आप इंडिया को ज्वाइन करो, या फिर आप पाकिस्तान को ज्वाइन करो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहो। अब इसमें से कुछ लोग तो इंडिया को खुशी खुशी ज्वाइन कर लिए, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत तकलीफ दी हमको, जैसे खास करके जम्मू कश्मीर की रियासत है, हैदराबाद की रियासत है, जूनागढ़ की रियासत है, इन्होंने बहुत नाक में दम किया। लेकिन फिर वो तो भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कि उन्होंने सबको एकदम ठिकाने लगा दिया। बाद में इन्होंने एम्परर ऑफ इंडिया वगैरह से भी अपना टाइटल वगैरह जो वो हटा दिया, और इस तरीके से हमारा इंडिपेंडेंस का एक्ट जो है वो 1947 का आता है। तो गाइस, इसी के साथ में हमारे जितने भी ये सारे मेजर एक्ट्स थे वो सारे के सारे खत्म हुए हैं। अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आया तो आप लोग, और समझ में आया है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, ओके। और मुझे बताते रहिए कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वापस एक बार लास्ट में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने कौन कौन से एक्ट देखे। तो 1858, ठीक है, हम लोगों ने कौन कौन से एक्ट देखे? 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 एंड 1947। ये सब क्राउन रूल के अंदर में देखे हैं। सब्सक्रिप्शन लेना है, कोड यूज कीजिए अरविंदा, ठीक है। तो अरविंदा कोड पर आपको ये सब जो है मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।